Hello everyone. Today we will start lecture 12 of thermodynamics. Our today's topic is first law of thermodynamics. Students, we all know what is first law of thermodynamics. First law states that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम इस प्रकार से समझ लें कि मान लीजिए एक हमारे पास मूविंग बॉडी है, चलायमान कोई ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट स्थिर है। तो दोनों ही तरह के जो ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज़ हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट या बॉडीज़ में ऊर्जा की कुछ निश्चित मात्रा उपस्थित है। मूविंग बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी के रूप में है। और जो स्थिर बॉडी है उसमें या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, या मैग्नेटिक इफेक्ट में है तो मैग्नेटिक एनर्जी है, या फिर ग्रेविटेशनल इफेक्ट में है तो ग्रेविटेशनल एनर्जी है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि किसी भी प्रकार की बॉडी हो या किसी भी प्रकार का तंत्र हो, सभी तंत्र में एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा होती है। इस ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हाँ ये हम जरूर कर सकते हैं कि ऊर्जा के एक फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम इस लॉ को इस प्रकार भी कह सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहती है, संरक्षित रहती है, स्थिर रहती है। और ये स्थिर क्यों रहती है? क्योंकि हमें पता है कि ऊर्जा को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही ऊर्जा को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अर्थात द सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। अर्थात तंत्र की कुल ऊर्जा एवं परिपार्श्विक की कुल ऊर्जा दोनों का योग जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अर्थात यदि तंत्र की ऊर्जा में कमी होती है तो परिपार्श्विक की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, और यदि परिपार्श्विक की ऊर्जा में कमी हो रही है तो तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। और इस प्रकार से दोनों की एनर्जीज का जो सम होगा, दोनों की ऊर्जाओं का जो योग होगा, वह योग हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। The energy of an isolated system remains constant और unchanged। अब हम ये कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र। आइसोलेटेड सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं? जो ना तो अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ना ही अपने सराउंडिंग को हीट को एमिट कर सकते हैं। अर्थात हीट का एक्सचेंज जो सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ नहीं करते हैं वो सिस्टम कहलाते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम्स जो होंगे उनकी एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, उनका मास भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और कोई एक्सचेंज नहीं होता है तो मास एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हियर दे फॉलो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हम इसको इस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ इन एनी प्रोसेस, यदि किसी प्रक्रम में ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, यदि किसी प्रोसेस में कुछ निश्चित ऊर्जा की मात्रा लॉस्ट हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है, तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट की जो एनर्जी है वो किसी दूसरी फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है। Meaning, if in any process a certain amount of one form of energy is lost, then its equivalent amount of energy is produced in some other form. इसके बराबर तुल्य मात्रा की एनर्जी किसी दूसरे रूप में प्रोड्यूस हो जाती है। इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक such a perpetual motion of machine on which work can be obtained without expense of energy। हम ऐसी मशीन नहीं बना सकते या ऐसी मशीन बनाना
असंभव है जो कि लगातार मोशन करती रहे विदाउट एनर्जी एक्सपेंसेस, जिस पर हमने ऊर्जा खर्च किए बिना ऐसी मशीन हम बना दें कि जिस पर ऊर्जा खर्च किए बिना हम उसको लगातार चलाते रहें और उससे कार्य को प्राप्ति कर लें, यानी किसी तरह का वर्क हम ऑब्टेन करते जाएं और उस मशीन को हम लगातार चलाते जाएं बिना किसी एनर्जी के एक्सपेंस के, अर्थात बिना किसी सेल के अथवा बिना किसी बैटरी के अथवा बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के हम उस मशीन को लगातार चलाते जाएं, ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसी मशीन बनाना लगातार गति करती हुई या लगातार अनस्टॉप्ड मूवमेंट करती हुई, अनस्टॉप्ड तरीके से चलती हुई मशीन हम नहीं बना सकते। ऐसी मशीन को कहते हैं परपेचुअल मोशन मशीन। देन वी कम टू द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को गणितीय रूप में हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसको पढ़ना चाहेंगे। हम माना लेट वी हैव ए गैसियस सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट इन स्टेट ए। माना हमारे पास एक गैसीय तंत्र है जो कि ए अवस्था में उपस्थित है। नाउ इट्स एनर्जी इज ए और इसकी एनर्जी भी क्या है, ई ए। नाउ दिस सिस्टम एब्जॉर्ब्स क्यू अमाउंट ऑफ हीट एंड स्टेट इज चेंज्ड इनटू बी। इस सिस्टम ने क्या किया, इसने क्यू अमाउंट ऊष्मा का अवशोषित किया और इसकी स्टेट चेंज होकर ए से बी हो गई, अर्थात ये इनिशियल स्टेट ए में था, क्यू अमाउंट ऊष्मा को इसने अवशोषित किया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट को इसने एब्जॉर्ब किया एंड इट चेंजेस इनटू इट्स स्टेट इज चेंज्ड इनटू बी। इट्स एनर्जी इज ऑल्सो नाउ हाउ मच, ई बी। इट्स एनर्जी विल बी ई बी नाउ। First, it was in A state and its energy was EA. Then it absorbs Q amount of heat and now absorption of heat, its state changes into B position and its energy will be EB. Energy will be increased and it is EB. Now, the increase in energy of the system, अब तंत्र की ऊर्जा में जो इंक्रीज है, वृद्धि है, कितनी हुई, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। इस तंत्र की क्यू ऊष्मा अवशोषित करने के पश्चात तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई डेल्टा ई, और जो कि है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी फाइनल स्टेट में एनर्जी ई बी माइनस इनिशियल स्टेट में एनर्जी यानी ई ए, अर्थात डेल्टा ई इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। देन let the work done during the state change then according to first law of thermodynamics। मान लीजिए कि इस अवस्था परिवर्तन के दौरान तंत्र ने W कार्य किया, अर्थात when the system changes its state it does the work W। तो जब ये W कार्य करता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि सिस्टम ने जितनी ऊष्मा अवशोषित की थी, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, वह ऊष्मा को किस किस काम में लिया गया, बाय फॉर द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए उस ऊष्मा को काम में लिया गया, तथा साथ ही साथ उस ऊष्मा को इसने काम में लिया कार्य करने के लिए, तंत्र के द्वारा कोई भी कार्य करने के लिए। अर्थात तंत्र ने जितनी ऊष्मा अवशोषित की उससे तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि हुई और तंत्र ने W कार्य भी किया, अर्थात द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई एंड वर्क डन बाय द सिस्टम W। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस W। Q हमारा हो जाता है डेल्टा E प्लस W के बराबर, एंड दिस इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी समीकरण को हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। सो अब यदि ये जो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। पहले हमने कहा कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। अब हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा ई को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू Q माइनस W, एंड दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
अब यहाँ देखिए Q एंड W बोथ आर पाथ फंक्शंस, ये दोनों ही पथ फलन हैं, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, बट दे आर डिफरेंस, परंतु इनका जो डिफरेंस है Q माइनस W है, डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू अ स्टेट फंक्शन। क्यों? क्योंकि यह स्टेट फंक्शन होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज अ स्टेट फंक्शन। देन ऑन पुटिंग वर्क इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि एक्सपांशन वर्क ऑफ द गैस इज इक्वल टू W एंड इट इज द इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 to V2 वॉल्यूम प्रेशर इंटू dV, चेंज इंटू वॉल्यूम, चेंज इन दी वॉल्यूम। सो हमें पता है कि W क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू PdV, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 to V2 PdV। W की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन में, तो हमारी जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या थी, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, और W की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, वी पुटेड हियर द वैल्यू ऑफ W एज इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 to V2 PdV. So our equation becomes now delta E is equal to Q minus V1 to V2 PdV, integration within the limits V1 to V2 PdV. So it is also the one of the form of first law of thermodynamics. So if the system absorbs heat, यदि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो Q will be positive, ऊष्मा पॉजिटिव होगी, एंड इफ द सिस्टम एमिट्स हीट, और यदि तंत्र ऊष्मा को उत्सर्जित करता है तो Q will be नेगेटिव। देन और यदि मान लीजिए इनफाइनाइट साइमल चेंज ही हो, किसमें, एनर्जी में भी और वर्क डन में भी, तो हम क्या कहेंगे, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज DE इज इक्वल टू DQ माइनस DW, अर्थात चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क। नाउ वी विल स्टडी वन कंडीशन ऑफ द system that are isolated system, that is we will study the energy changes in an isolated system. We know that isolated system are what? Isolated system वो system होते हैं जो कि सराउंडिंग के साथ ना तो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ना ही हीट को एमिट करते हैं, अर्थात नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम दिस विद द सराउंडिंग। In isolated system cannot exchange energy with the surroundings, so this change will occur in adiabatic condition. इसलिए ये चेंज जो होता है, यह चेंज एडियाबेटिक कंडीशंस में होता है, अर्थात रुद्धोष्म अवस्था में होता है, अर्थात कि Q एब्जॉर्ब्ड, ऊष्मा कितनी ऊष्मा अवशोषित हुई, 0 हम लेंगे, ऊष्मा की वैल्यू कितनी लेंगे, 0, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ हीट इज़ नॉट परमिसिबल इन आइसोलेटेड सिस्टम, अर्थात ऊष्मा का विनिमय आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं होता है, और ऐसे तंत्र जो होते हैं वो रुद्धोष्म तंत्र कहलाते हैं। इसलिए एडियाबेटिक सिस्टम के लिए Q वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, Q वैल्यू को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रखेंगे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q वैल्यू रखने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें मिलेगा कि Q की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू 0 माइनस W, और अल्टीमेटली डेल्टा E विल बी इक्वल टू माइनस W, अर्थात यदि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो सराउंडिंग सिस्टम पर कार्य करता है, अर्थात वर्क लॉस्ट होता है, अर्थात आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में यदि परिवर्तन पॉजिटिव होता है तो उसका वर्क डन जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, जिसको हम शब्दों में इस प्रकार लिख सकते हैं, इफ़ द सिस्टम डज वर्क, उल्टा भी लिख सकते हैं कि यदि सिस्टम कार्य करता है यानी माइनस W है, तो उसको अगर हम प्लस W कर दें तो डेल्टा E नेगेटिव हो जाएगी, और डेल्टा E नेगेटिव को हम किस तरह से कहेंगे, हम कहेंगे इफ़ द सिस्टम डज वर्क, यहाँ W पॉजिटिव है तो डेल्टा E नेगेटिव होगा, अर्थात द इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड।
तो इफ सिस्टम डज वर्क देन द इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज, अर्थात यदि तंत्र कार्य करता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी, और यदि परिपार्श्विक तंत्र पर कार्य करता है तो उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। हम इसको दोनों रूप में कह सकते हैं। यदि W का मान निगेटिव है, अर्थात यदि परिपार्श्विक तंत्र पर कार्य करता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, परंतु यदि सिस्टम कार्य करता है यानी कि W पॉजिटिव है तो डेल्टा E का मान नेगेटिव होगा, अर्थात तंत्र की आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। नेक्स्ट, एनर्जी चेंजेस इन साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम में कितनी एनर्जी होती है? चक्रीय प्रक्रम में एनर्जी की कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे? हमें पता है कि साइक्लिक प्रोसेसेस वे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, अर्थात द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अर्थात साइक्लिक जो सिस्टम्स होते हैं, चक्रीय तंत्र होते हैं जिनमें सिस्टम प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ होकर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, ऐसे सिस्टम साइक्लिक सिस्टम कहलाते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, क्योंकि फाइनली E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। इसलिए यदि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो का मान फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रख दें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें हमने डेल्टा E की वैल्यू क्या रख दी, जीरो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा E का मान, चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा E का मान जीरो होता है, सो इट इज इक्वल टू जीरो। एंड डेल्टा E की वैल्यू हमने जीरो रख दी और Q माइनस W एज इट इज रह गए। अब हम W को या Q को एक दूसरी साइड नेक्स्ट हैंड साइड ले लिया है, एक को राइट हैंड साइड लिख दिया, दूसरे को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइक्लिक प्रोसेस में जितनी ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है उतना ही तंत्र कार्य करने के काम में उस ऊष्मा को ले लेता है। जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगा उतना ही बराबर का कार्य तंत्र इक्विवेलेंट वर्क कर लेता है। अर्थात हम इसको यूँ कह सकते हैं, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन बाय द सिस्टम। तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा का मान उस तंत्र के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। और द टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज यूज्ड बाय द सिस्टम टू डू वर्क। या फिर हम इस तरह से कह दें कि तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा तंत्र के द्वारा कार्य करने के काम में ले ली जाती है। आज का हमारा यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।